आज जो पेपर हम स्टडी करेंगे वो आपके कोर्स का पेपर 2 है, दैट इज डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। और जो आज का टॉपिक है वो है डेवलपमेंट, इट्स मीनिंग, मेजरमेंट एंड इंडिकेटर्स। डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं या आर्थिक या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि आर्थिक विकास से हम क्या समझते हैं और ये आर्थिक वृद्धि से अलग किन किन कारणों से होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? Whereas economic development is a policy intervention aiming to improve the well-being of people, economic growth is a phenomenon of market productivity and increase in GDP. यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों के बीच के अंतर को हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ये समझेंगे कि किस प्रकार से इसका मूल्यांकन किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। अगर लेक्चर के ड्यूरेशन में आपको आवाज नहीं आ पा रही है तो इसका मतलब प्रॉब्लम आपकी एंड से है, इसमें मैं आप लोग की हेल्प नहीं कर पाऊंगी। बाकी स्टूडेंट्स को सुनाई दे रहा है तो कंफर्मेशन मैसेज ड्रॉप कीजिए ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। पिंटू पटेल जो स्टूडेंट है, आप अपना माइक्रोफोन जो है उसको ऑफ कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं, अपना जो माइक्रोफोन है ऑप्शन है उसको स्क्रीन पे आप ऑफ कीजिए, उसे ऑन मत कीजिए जिससे कि अननेसेसरी डिस्टरबेंस ना हो लेक्चर के ड्यूरेशन में। अभी आवाज सही से आ रही है सबको? ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके आई गॉट द मैसेज, अब आप लोग मैसेज मत लिखिए, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, इसको हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं आर्थिक विकास, और इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो यह है आर्थिक वृद्धि। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है या आर्थिक वृद्धि जो है वो सिंपली एक इनकम पैरामीटर है जो कि जीडीपी के चेंज से कैलकुलेट किया जाता है, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कुल उत्पादन की मौद्रिक वैल्यू या राष्ट्र आय को दर्शाता है। जीडीपी में होने वाला परिवर्तन या द चेंज इन ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हम आर्थिक वृद्धि की बात करते हैं तो हम जीडीपी में होने वाले बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये ज्यादातर पॉलिसी इंटरवेंशन के द्वारा होता है। पॉलिसी इंटरवेंशन का क्या मतलब है कि जीडीपी जो है हम कह सकते हैं ज्यादातर एक मार्केट मैकेनिज्म है जो सप्लाई और डिमांड के आधार पे होता है, लेकिन जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ सरकार का हस्तक्षेप होता है, अलग अलग नीतियों का निर्माण किया जाता है ताकि लोगों के, जो सोसाइटी में लोग हैं, उनके वेल बीइंग को बढ़ाया जा सके। जन कल्याण की बात यहाँ पे की जाती है। आर्थिक विकास का मतलब ये है जहां पे हम सोशल पैरामीटर्स की बात करते हैं, लाइक पॉवर्टी की, एजुकेशन की, हेल्थ की, या ओवरऑल वेलबींग की या जन कल्याण की जब बात हम करते हैं तो इसे हम कहते हैं आर्थिक विकास। और आर्थिक वृद्धि का अर्थ है जब हम
इंक्रीज इन जीडीपी या जीडीपी में होने वाले वृद्धि की बात करते हैं। Daphne Greenwood and Richard Holt distinguish economic development from economic growth on the basis that economic development is a broadly based and sustainable increase in the overall standard of living for individuals within a community. Daphne Greenwood एंड रिचर्ड होल्ट के अनुसार आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर ये है कि आर्थिक विकास जो है वो बात करता है सस्टेनेबल इंक्रीज की। सस्टेनेबल मतलब ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सस्टेनेबल मतलब जो लंबे काल तक बना रहे या निरंतर बना रहे, जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा या रुकावट ना आए। और दूसरी ओर वो बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके पास जो जो फैसिलिटीज हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, या उसके घर पे जो सामान का वो उपयोग कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं या नेसेसिटी कमोडिटीज हैं कितनी है, या सेफ वाटर की एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं, उसको साफ पानी मिल रहा है उपयोग करने के लिए या नहीं। ये सब कुछ कारक है जो ये निर्धारित करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या जीवन यापन करने का जो स्तर है वो कैसा है एक व्यक्ति का एक समाज में। तो डैफ्ने ग्रीनवुड एंड रिचर्ड हॉल्ट के अकॉर्डिंग आर्थिक विकास जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करता है। And measures of growth such as per capita income do not necessarily correlate with improvements in quality of life। दूसरी ओर वो आर्थिक विकास और वृद्धि में अंतर करते हुए ये कहते हैं कि जो आर्थिक वृद्धि या ग्रोथ है उसमें सिर्फ पर कैपिटा इनकम की बात होती है, प्रति व्यक्ति आय की, जिसमें हम जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम मिलती है। ये जरूरी नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो गुणवत्ता है, जिस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसको किसी प्रकार से अंकित नहीं करता या इंडिकेट नहीं करता, किसी प्रकार से नहीं दर्शाता। पर कैपिटा इनकम इसीलिए सिर्फ ग्रोथ का इंडिकेटर है लेकिन डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड हैज क्वालिटेटिव डायमेंशन। क्वालिटेटिव डायमेंशंस का क्या मतलब है? सिर्फ हम क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लेवल ऑफ इनकम की या आय के स्तर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अच्छी शिक्षा की, अच्छे स्वास्थ्य की, और अब राजनीतिक आप कह सकते हैं पावर की, पॉलिटिकल पावर की भी यहाँ हम बात कर सकते हैं। डेवलपमेंट या विकास जो है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो कि क्वालिटेटिव डायमेंशन है, जो क्वालिटी की बात करता है, क्वांटिटी की बात से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करता है। Economic development also implies economic growth plus progressive changes in certain important variables which determine well-being of people, example health, education। यहाँ पे उसी बात को फिर से रखा गया है कि आर्थिक विकास में न केवल सिर्फ हम आय के स्तर की बात करते हैं बल्कि हम जन कल्याण की बात करते हैं, हम अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं और अच्छी शिक्षा की बात करते हैं। सो इट इम्प्लाइज बोथ द लेवल ऑफ इनकम एंड द वेलबींग ऑफ अ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ, एजुकेशन। Economic development is a term that practitioners, economists, politicians and others have used frequently in the 20th century। अब हम ये समझ रहे हैं कि आर्थिक विकास की जब हम बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट कब उभर के सामने आया। ये सिर्फ न केवल अर्थशास्त्रियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है बट जितने पॉलिटिशियंस हैं वो भी इसका उपयोग काफी बार देखने को मिला है कि उन्होंने भी इसका उपयोग किया है, आर्थिक विकास की बात उठाई है और ये प्रचलन में आया है विद 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये टर्म जो है ज्यादा प्रचलन में आया है और इस पे ज्यादा बात हुई है। इससे पहले सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक वृद्धि तक ही आप कह सकते हैं कि ज्यादा फोकस जो था वो आर्थिक वृद्धि पे था या इकोनॉमिक ग्रोथ पे था। पर 20th सेंचुरी के साथ
इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास पे भी बहुत ज्यादा डिस्कशन देखने को मिलता है, न केवल इकोनॉमिस्ट्स के बीच में बट पॉलिटिशियंस के बीच में। In economics, the study of economic development was born out of an extension to traditional economics that focused entirely on national product or the aggregate output of goods and services. यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किसका एक्सटेंशन है? इकोनॉमिक ग्रोथ का। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थी, परंपरागत अर्थशास्त्र था, वो पूरी तरीके से नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी या राष्ट्रीय आय पे फोकस करता था, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे एक कदम आगे बढ़ के बात करता है सोशल वेलबीइंग की। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो वैल्यू है या जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है उससे एक कदम आगे बढ़कर आर्थिक विकास में बात की गई है जन कल्याण की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट बिकेम अ मेजर कंसर्न आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है पूरे विश्व में बहुत ज्यादा फोकस में आया और इस पे बहुत ज्यादा चर्चाएं होने लगी वर्ल्ड वॉर II के बाद कि हमें आर्थिक वृद्धि के साथ साथ आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित करना चाहिए। एक स्टूडेंट ने कहा, इसको रिपीट कर दिया जाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट बिकेम अ मेजर कंसर्न आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। वर्ल्ड वॉर II के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक वृद्धि के साथ साथ ये बात सामने आई कि आर्थिक विकास पे भी ज्यादा बल देना चाहिए। और सिर्फ आर्थिक वृद्धि जो है वो आर्थिक विकास को सुनिश्चित नहीं करती। सिर्फ इनकम लेवल को या पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर हम ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि लोगों का कल्याण हो रहा है और उनको अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है। ये सारी चीजें जो है वो, या आय में असमानता कम हो रही है, ये सारी चीजें जो है वो। ओके, एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि इसके पहले पॉइंट को फिर से रिपीट कर दिया जाए। Economic development is a term that practitioners, economists, politicians and others have used frequently in the 20th century. 20th century के साथ ये देखा गया कि जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं, उन सबके बीच में, नहीं हिंदी में ये पीडीएफ मैंने नहीं क्रिएट किया है, ये इंग्लिश में ही है, आप लोग लेक्चर सुन के इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। 20th सेंचुरी में ये पाया गया कि जितने अर्थशास्त्री हैं, जितने राजनेता हैं, उनके मध्य भी जो आर्थिक विकास की चर्चा है वो बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। और इन इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज बोर्न आउट ऑफ एन एक्सटेंशन टू ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स दैट फोकस्ड एंटायरली ऑन नेशनल प्रोडक्ट और द एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या आर्थिक विकास की जब हम बात करते हैं तो ये किस चीज का एक्सटेंशन है? ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स या जिसे हम कहते हैं परंपरागत तरीके से चलने वाला अर्थशास्त्र, जिसमें आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों का ही जो पैमाना था वो क्या था? जीडीपी या राष्ट्रीय आय। परंपरागत रूप से जब अर्थशास्त्र विषय की शुरुआत हुई, बॉर्न आउट मतलब उस चीज से वो उभर के आया। बॉर्न आउट मतलब कि हिंदी में ये पीडीएफ बनाने का भी मुझे टाइम नहीं है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर ट्रांसलेट करके आपको प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि लेक्चर में बोथ इंग्लिश और हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने हिंदी में आप नोट्स बनाएं, जो भी आप सुन रहे हैं उसके अनुसार आप अपने नोट्स बना सकते हैं। बॉर्न आउट ऑफ मतलब अगर किसी चीज से कोई चीज निकल के आती है सामने तो उसको हम कहते हैं बॉर्न आउट ऑफ। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। परंपरागत रूप से अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों के लिए सिर्फ जीडीपी का बढ़ना ही काफी है, लेकिन 20th सेंचुरी में
ये विचारधारा सामने आई कि आर्थिक वृद्धि जो है वो आर्थिक विकास को सुनिश्चित करे, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए आर्थिक वृद्धि के साथ साथ ये जरूरी है कि आर्थिक विकास को नापने के जो तरीके हैं, उनका जो पैमाना है, उसको जीडीपी के अलावा दूसरी तरफ भी फोकस किया जाए, जिसमें हम एग्जाम्पल के रूप में लिटरेसी रेट ले सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ले सकते हैं, पर कैपिटा इनकम ले सकते हैं। तो डेवलपमेंट या आर्थिक विकास जो है वो आय के स्तर, इनकम लेवल के साथ साथ क्वालिटेटिव स्टडी भी करता है। क्वालिटेटिव मतलब जिसमें हम गुणवत्ता कहते हैं जीवन यापन करने की, जिसमें हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं, शिशुओं में होने वाला जो मृत्यु दर है उसको घटाने की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये 20वीं सेंचुरी के साथ बहुत ज्यादा डिस्कस होने लगी थी और इस पे फोकस ज्यादा बढ़ गया था। यहाँ हम ये डिस्कस कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आर्थिक विकास जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया था और उस पर बहुत ज्यादा फोकस हो रहा था। Economic development was concerned with the expansion of people's entitlements and their corresponding capabilities, morbidity, nourishment, literacy, education and other socio-economic indicators. आर्थिक विकास जो है वो एक्सपेंशन है किसका, इकोनॉमिक ग्रोथ का या आर्थिक वृद्धि का। और वहां पे हम ये बात करते हैं पीपल्स एंटाइटलमेंट्स, मतलब लोगों के पास कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, उनकी क्या कैपेसिटी है काम करने की, उनको कितनी एजुकेशन मिली है। मॉर्बिडिटी की बात जब हम करते हैं, मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं, मृत्यु दर कितना है। नरिशमेंट की बात करते हैं, कितना ज्यादा उनके पास नरिशमेंट पहुंच रहा है या कितने सही प्रकार से वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। लिटरेसी, शिक्षा दर की बात की जाती है, एजुकेशन की बात की जाती है, फीमेल मेल एजुकेशन की, चाइल्ड एनरोलमेंट रेशियो की और अदर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, बाकी जितने भी सामाजिक और आर्थिक पैमाने हैं उन सब की भी बात जब हम आर्थिक विकास को नापते हैं उन सब में इन सब की बात की जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनकम्पसेस बोथ ग्रोथ एंड वेलफेयर वैल्यूज। आर्थिक विकास में ग्रोथ के साथ साथ या राष्ट्रीय आय के साथ साथ हम वेलफेयर की या जन कल्याण की भी बात करते हैं। तो ये बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव है नेचर में। According to Ranis et al, economic growth and development is a two-way relationship. Ranis et al मतलब Ranis एवं अन्य लोगों के द्वारा ये स्थापित किया गया कि जो ग्रोथ है जिसमें हम जीडीपी की बात करते हैं और जो विकास है जिसमें हम डेवलपमेंट सोशल पैरामीटर्स की बात करते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। जितना ही ज्यादा ग्रोथ जीडीपी या राष्ट्रीय आय होगा उतना ही ज्यादा विकास या डेवलपमेंट होने की संभावना है। जितनी ही ज्यादा विकास होगी, लोग ज्यादा एजुकेटेड होंगे, ज्यादा लिटरेट होंगे, ज्यादा उनके पास स्किल एजुकेशन होंगे, अगर वो हेल्दी होंगे तो उतनी ही ज्यादा जो है जीडीपी इंक्रीज होगी या राष्ट्रीय आय में उतनी ही ज्यादा वृद्धि होगी। तो रानिस एट ऑल के अकॉर्डिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं, इसलिए हम कहते हैं इट एग्जिबिट्स अ टू वे रिलेशनशिप। अब हमने ये मीनिंग समझ लिया कि विकास का अर्थ क्या है, वृद्धि का अर्थ क्या है और दोनों के बीच में क्या फर्क है। जहां एक तरफ आर्थिक वृद्धि जो है हाँ, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों एक दूसरे पे निर्भर है, आप ये कह सकते हैं, और दोनों एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आर्थिक वृद्धि का प्रभाव आर्थिक विकास पे पड़ता है, आर्थिक विकास का भी प्रभाव आर्थिक वृद्धि पे पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि दोनों का एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है। जो रिलेशनशिप है वो टू वे रिलेशनशिप है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। इकोनॉमिक ग्रोथ इज द इंक्रीज इन टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड दैट इज मेजर्ड बाय जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में होने वाले अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य है और उसी को हम कहते हैं जीडीपी या राष्ट्रीय आय। इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी पे होने वाला परिवर्तन जो है वो आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास की अगर बात करें तो इट इज इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन वेलफेयर, जन कल्याण की बात इसमें करते हैं, मानव कल्याण की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन यापन करने की जो गुणवत्ता है उसकी बात करते हैं, सोशल वेलबींग, समाज में किस प्रकार से व्यक्ति रह रहा है उसको इसमें लेते हैं, एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इसी प्रकार के अलग अलग इंडिकेटर्स को यूज करके आर्थिक विकास को नापा जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि के साथ साथ आर्थिक विकास कितना हो रहा है, उसके लिए बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक आप कह सकते हैं इंडिकेटर्स जो हैं उन्हें यूज किया जाता है। इंडिकेटर्स में हमने ये डिस्कस किया है कि हम पॉवर्टी की बात कर सकते हैं, एजुकेशन की बात कर सकते हैं, हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर सकते हैं, हम मोर्टेलिटी रेट की बात कर सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर सकते हैं। इस प्रकार के पॉवर्टी की अगर हम बात करते तो ये आर्थिक विकास का कॉन्सेप्ट है। जितनी ज्यादा पॉवर्टी कम होगी इसका मतलब उतना ही ज्यादा आर्थिक विकास की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी सोशल पैरामीटर्स हैं और आर्थिक है, पॉवर्टी जो है अगर हम इनकम पैरामीटर ले रहे हैं, अगर हम इनकम से ये जज करते हैं कि कौन गरीब है कौन अमीर है, तो ये एक इकोनॉमिक पैरामीटर, इसलिए हमने कहा सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर, सामाजिक एवं आर्थिक। यहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को ले रहे हैं या पर्यावरण पे पड़ने वाले दुष्प्रभाव को ले रहे हैं तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी डिस्कस करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs, measured using indicators of environmental quality। इसमें ये डिस्कस किया जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जब हम डिफाइन करते हैं कि ऐसा कौन सा आर्थिक विकास का दर है या ऐसे कौन से आर्थिक विकास को हम सस्टेनेबल मानेंगे। सस्टेनेबल मतलब एक जो लंबे समय काल तक अपने आप को बनाए रख सके। अगर हम प्रेजेंट मीन्स अगर हम अभी की सिचुएशन की बात करें 2020 की या आगे आने वाले 20 सालों की बात करें तो वो फ्यूचर हो जाएगा। प्रेजेंट मतलब अभी का जो टाइम पीरियड है उसमें अगर हम बात करें तो जिस रेट से हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, रिसोर्स यूज कर रहे हैं, अगर आने वाले जनरेशन के लिए हमने संसाधन नहीं बचा के रखे या प्रदूषण इतना ज्यादा हो जाए या ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाए, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, तो ये सब एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा फ्यूचर जनरेशन पे। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस डेवलपमेंट को माना जाता है जहां पे इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग किया जाता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम संसाधन और एक अच्छा वातावरण छोड़ के जाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है और इसको मेजर करने के लिए हम जो इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो है एनवायरमेंटल क्वालिटी। जितना ज्यादा एनवायरनमेंट पे या पर्यावरण पे दुष्प्रभाव पड़ता है उतना ही ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कॉम्प्रोमाइज होता है या उस पे आप कह सकते हैं जो डेवलपमेंट है वो अनसस्टेनेबल होती है और वो लंबे समय काल तक बनी नहीं रह सकती। रिन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब जिन रिसोर्सेस को हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब फिर से बना सकते हैं कम समय में। जैसे अगर आप सोलर एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, टाइडल एनर्जी की बात करें या न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, इन सबको हम बहुत जल्दी दोबारा से बना सकते हैं, ये खत्म नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कोल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, ऑयल की बात करें, ये सब फॉसिल फ्यूल से आते हैं जो कि बहुत लंबे समय के बाद जो है हमें प्राप्त होते हैं, तो इन्हें बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जैसे निरंतर जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जितना पहले आप देखते थे कि समर में टेम्परेचर होता था उससे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज अब देखने को मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब निरंतर जो आप तापमान में वृद्धि देखते हैं, जितना सीजनली टेम्परेचर रहता था उससे ज्यादा जब वृद्धि होने लगती है इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं और जो आप कह सकते हैं कोस्टल एरियाज है, समुद्र तटीय जो प्रदेश हैं या जो जगह हैं, उनके जो डूबने की जो है समस्या उभर के सामने आ रही है आने वाले कुछ आप कह सकते हैं दशकों में।
या वर्षों में। और हाँ, ग्रीन हाउस गैस जो है वो भी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। जो भी ग्रीन हाउस गैस है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम इस लेक्चर में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा फोकस नहीं है इस लेक्चर का, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस जो है जिसमें सबसे ज्यादा बात की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसकी वजह से ही हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको क्लियरली ये समझना है कि एनवायरनमेंट से या पर्यावरण से रिलेटेड है। बुक बता दीजिए। बुक तो आप लोगों को डेवलपमेंट प्लानिंग में जो है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो है वो R.K. लेखी किताब आती है, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग बाय R.K. लेखी। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो ML झिंगन को एज अ रेफरेंस बुक रख सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। और उसके अलावा जो क्लास लेक्चर्स हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, उससे भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि आज जिस प्रकार से हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, पर्यावरण को जो क्षति पहुंचा रहे हैं, वो उसी दर से हो जिससे कि हम आगे की जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए एक अच्छा वातावरण और उनके लिए पर्याप्त संसाधन जो है वो उनके लिए बचा सके। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है, जो GDP है, वो हम बरकरार रख सके आने वाले लंबे समय काल के लिए। कि किसी भी बुक में ये मतलब जरूरी नहीं कि पूरा सिलेबस आपको मिल जाए, लेकिन 90% सिलेबस जो है वो आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि ये जो पेपर है इसमें बहुत सारे नए मॉडल्स भी कभी कभी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो हो सकता है एक किताब में आपको सारे टॉपिक्स ना मिले, लेकिन मैक्सिमम टॉपिक आपको किसी भी डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की बुक में मिल जाएंगे। जब आप बुक परचेज कर रहे हैं तो उसमें आप मैच कर लीजिए कि कितना सिलेबस जो है आपका उससे मैच कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप बुक परचेज कीजिए। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट की, कि किस प्रकार से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास को मेजर कर सकते हैं। क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये क्वालिटेटिव है या गुणवत्ता की बात करता है, लेकिन इसको क्वांटिफाई करना जरूरी है। क्वांटिफाई मतलब अगर हम इसको एक नंबर नहीं देंगे, अगर इसका हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, अगर इसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हम ये कैसे बताएंगे कि हम कितना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम आर्थिक विकास में कितना ज्यादा हम आप कह सकते हैं आगे बढ़ रहे हैं उस रास्ते में, या हम दूसरे जो देश हैं या दूसरी अर्थव्यवस्था है विश्व की उनके साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम मेजरमेंट देखते हैं। पहला हमने GDP लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि GDP से हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं, और पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है ये देखने के लिए कि आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर समाज में हर एक व्यक्ति की आय बढ़ रही है तो इसको भी एक इंडिकेटर माना जाता है। ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, इसकी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है इसकी, कि ये नहीं दर्शाता कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या एजुकेशन और हेल्थ में क्या बदलाव है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसलिए पहला इंडिकेटर जो है वो हमारा आर्थिक है या इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जो आय के स्तर को दर्शाता है, और उसके लिए हम GDP कैलकुलेशन करते हैं, राष्ट्रीय आय का की गणना करते हैं, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। जब GDP से हम GDP पर कैपिटा जो है वो कैलकुलेट करेंगे, तो इसे हम कहेंगे कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का क्या दर है। GDP हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ रिपीट नहीं कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है परचेजिंग पावर पैरिटी। PPP जो है, आप कई बार आपने देखा होगा, जब हम अगर आपने HDI स्टडी की होगी फर्स्ट ईयर में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो वहां पे PPP देखने को मिलता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका क्या अर्थ है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री इंडिया है, दूसरी कंट्री हम अमेरिका को ले लेते हैं, जहाँ पे डॉलर जो है उनकी करेंसी है। तो हमारे यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है और अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम है, वो दोनों ही
की जो वैल्यू होगी वो अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि कीमत दर जो है वो अलग होंगे। हमारे कंट्री में जो कीमत दर है वो अमेरिका की कीमत दर से अलग होंगे। तो परचेजिंग पावर पैरिटी ये दर्शाता है, पैरिटी मीन्स इक्वालिटी, या जहां हम बराबर होने की बात करते हैं। पावर मतलब क्या ताकत है आपकी, परचेजिंग मतलब क्रय करने की ताकत। क्रय करने की ताकत बराबर है कि नहीं है, इसके लिए आपको कॉमन प्राइस लेवल लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ का प्राइस लेवल अलग है, अमेरिका का अलग है, लेकिन अगर हम एक कॉमन इंटरनेशनल प्राइस लेवल तय कर लें और उसके अकॉर्डिंग जो है हम ये देखें कि पर कैपिटा इनकम क्या है, तो इससे हम एक्चुअल में देख सकते हैं कि हमारी क्रय करने की शक्ति दूसरे देशों के सापेक्ष या रिलेशन में किस प्रकार से है। तो कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम, दैट इज GNI, यूजिंग अ कॉमन सेट ऑफ इंटरनेशनल प्राइजेस for all goods and services to provide more accurate comparisons of living standards। अगर कीमत दर जो है एक कॉमन कीमत दर लिया जाए, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो कीमत दर है, अगर उनको लेकर ये कैलकुलेट किया जाएगा कि पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो ये दर्शाएगा कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे देशों के सापेक्ष या रिलेशन में किस प्रकार का जीवन यापन करता है या कितने वस्तुओं का सेवन कर पाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है परचेजिंग पावर पैरिटी का, जो ये दर्शाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो किस प्रकार की होगी, जीवन यापन करने का स्तर जो है वो कैसा होगा। GNI कुछ नहीं है, सिंपली ग्रॉस नेशनल इनकम है, जो कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जब आप GDP के साथ प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा GNI या ग्रॉस नेशनल इनकम। क्लियर है? ये आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस नेशनल इनकम। अब हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं। यहाँ पे हमने जो इंडिकेटर्स लिए हैं ये सारे सिंगल इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स का क्या अर्थ है कि किस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि आर्थिक विकास का दर कितना बेहतर है या आर्थिक विकास हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो कितना, और नहीं हो रहा है तो किस प्रकार से हम उसको बढ़ा सकते हैं। एक्सेस टू सेफ वाटर, यहाँ पे मैंने कुछ इंडिकेटर्स लिए हैं, इसके अलावा भी इंडिकेटर्स हैं। सेफ वाटर, स्वच्छ जल आपको अवेलेबल है कि नहीं है, ये दर्शाता है कि आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं, वृद्धि हो रही है, GDP बढ़ रहा है क्या। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है वो है रोटी कपड़ा मकान हम कहते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वाटर, या जब हम जल की बात करते हैं। ये जो इंडिकेटर्स है यहाँ पे हम आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं और ये सब सिंगल इंडिकेटर्स है। सिंगल आपने क्वेश्चन पूछा है, वेरी गुड। सिंगल का क्या मतलब है कि सिर्फ एक इंडिकेटर से हम ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जैसे हमने सिर्फ सेफ वाटर लिया तो ये एक सिंगल इंडिकेटर हो गया। इसी प्रकार से मल्टीपल इंडेक्स बनाया जाता है जिसमें कंपोजिशन ऑफ सिंगल इंडिकेटर्स होते हैं। 2-3 इंडिकेटर्स को मिला के जब इंडेक्स बनाया जाएगा तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल, जिसका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसपे तीन चीजों पे फोकस किया जाता है। तो इस प्रकार से जो मल्टीपल इंडेक्स बनाए जाते हैं उसमें एक से ज्यादा सिंगल इंडिकेटर्स होते हैं। यहाँ पे जो हमने इंडिकेटर्स का एग्जांपल लिया ये सिंगल इंडेक्स या सिंगल इंडिकेटर्स हैं, जिसमें सिर्फ एक इंडिकेटर को हम डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मल्टीपल इंडेक्स क्या होता है, जिसका एक बहुत फेमस जो नाम है HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये मल्टीपल इंडेक्स में आता है जिसमें कंपोजिशन होता है ऑफ मोर देन 2 और मोर देन 2 इंडिकेटर्स। 2 या 2 से अधिक इंडिकेटर्स को जब मिला के हम एक कॉमन वैल्यू निकालते हैं, उनका एवरेज लेते हैं, उसको हम कहते हैं कंपोजिट या मल्टीपल इंडिकेटर, जिसका एक एग्जांपल है HDI। आज की क्लास में जो है बहुत ज्यादा आप लोगों ने क्वेश्चंस रेस किए हमेशा की तरह, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस थे, शायद इसलिए क्योंकि डेवलपमेंट प्लानिंग की पहली क्लास है तो स्वाभाविक है कि आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा है सब पेपर को लेके।
बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजह से जो हमारा टाइम है वो सिर्फ अब बहुत कम रह गया है। अब बुक्स के भी आप लोग सजेशन मांग रहे हैं फिर से। तो आज का जो लेक्चर है इसमें तो अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, तो इसको हम सैटरडे की क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। बुक्स जो है वो मैंने आप लोगों को अभी बताई। बुक्स तो बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन आप लोग ग्रेजुएशन लेवल के लिए एक ही एक बुक खरीदिए। जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं होगा वो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। वो आप ऑनलाइन जाके भी नोट्स वहां पे आपको प्रोवाइड, ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे नोट्स मिलते हैं, वहां से आपको मिल सकते हैं। आर के लेखी जो है वो एक बहुत बेहतरीन किताब है डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की, जो कि इंग्लिश में अवेलेबल है। हिंदी में अगर आप कोई किताब खरीदना चाहते हैं तो आप एम.एल. झिंगन की किताब खरीदिए। इसमें आपका ज्यादा से ज्यादा जो है वो कवर हो जाता है सिलेबस, तो इसलिए आप एम.एल. झिंगन खरीद सकते हैं। ग्रेजुएशन के लिए सफिशिएंट है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं रहता आपका, तो इसीलिए ये इस किताब की लिमिटेशन है। तो ये दो बुक्स हैं, एम.एल. झिंगन और आर के लेखी, जो आप कंसिडर कर सकते हैं।